देखो, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन को समझते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि यूजर एक्चुअल में है या नहीं। क्या है, यूजर एक्चुअल में है या नहीं। इसकी एग्जांपल को ऐसे लेते हैं, फॉर सपोज अगर मैं किसी जहाज में जा रही हूँ, सफर कर रही हूँ बाय एयर, तो क्या मेरे पास उसका टिकट है या नहीं। अगर मेरे पास टिकट होगा तो मैं अंदर जाने के लिए एलिजिबल होंगी जहाज के। ठीक है, मतलब पहली चीज तो ये आ गई ना कि आपको अंदर जाने का एक्सेस दिया जा रहा है या नहीं। तो अंदर जाने के लिए उन्होंने पहले आपकी क्या चेक की, ऑथेंटिकेशन चेक की, मतलब आपकी शनाख्त चेक की कि आप हैं भी इस जहाज में बैठने के लिए एलिजिबल या नहीं। ठीक है। और फिर जब आप अंदर चले गए, अंदर जाने के बाद अब जहाज के अंदर तो लातादाद सीट्स होती हैं। अब आप उस जो सीट नंबर उसके पास, उस जहाज में जो सीट नंबर 13 लिखा हुआ था, उस 13 के लिए आप ऑथराइज हैं या नहीं। आप किसी और सीट पर तो नहीं बैठ रहे। मतलब अब आपको सीट नंबर 13 की ऑथराइजेशन मिली हुई है, आप सिर्फ उसी पे बैठ सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन हुई पहले, फिर उसके बाद ऑथराइजेशन का प्रोसेस आया। मतलब फिर आपको सीट नंबर 13 का टिकट दिया या वॉट एवर कि भाई आपकी सीट नंबर 13 है, आपको लिख दिया गया और आप उस सीट के ऑथराइज हो गए हैं। मतलब आपने उस सीट को एक्सेस कर लिया। आप पहले सीट कभी भी एक्सेस कर ही नहीं सकते जब तक कि आपकी क्या ना हो, ऑथेंटिकेशन ना हो। अगर आपके पास टिकट ही नहीं होता तो आप क्या सीट नंबर 13 को एक्सेस कर सकते थे? नहीं। और आप अब एक्सेस जो चीज कर सकते हैं ना, वो सिर्फ सीट नंबर 13 है, 14 भी नहीं। तो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस पहले होता है, बाद में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आती है। सेम इस तरीके से अगर हम किसी वेब एप्लीकेशन की बात करें, तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमारा यूजर पहले चेक किया जाता है कि वो हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है भी या नहीं। सही है, अगर वो डेटाबेस के अंदर होगा तो उसको लॉगिन के क्रेडेंशियल आगे जाके दिए जाएंगे, तो उसको बोला जाएगा कि भाई हाँ, अब आप अपना जो है वो डैशबोर्ड देखें, आप अपने मार्क्स देखें, आप अपनी रिसोर्सेज देखें स्टडी की, आप अपनी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें। अब उसको क्या दिया गया है, ऑथराइजेशन दी गई है। पहले तो ये चेक किया जा रहा है ना कि वो बंदा है या नहीं। और बंदे को हम कैसे चेक करते हैं, अगर मैं बात करूं, फॉर सपोज करो तुम लोग अपनी फेसबुक से लॉगिन करते हो, गूगल से लॉगिन करते हो, किसी भी चीज से लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के लिए तुम लोग अपनी ईमेल डालते हो ना। जब आप पहले स्टेप नंबर 1 में मैंने अपनी ईमेल डाली, तो मेरी ईमेल डालूंगी तो मुझे उनको ये पता चलेगा ना कि ये ईमेल एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। अगर वो ईमेल एग्जिस्ट, मैंने गलत ईमेल डाली, तो वो तो यही बोलेंगे ना कि यूजर नॉट फाउंड, इस ईमेल का तो यूजर ही नहीं है। पासवर्ड का बाद में एक्सेस किया जाता है कॉलम। अब एक और सपोज करो टेबल है। इस टेबल के अंदर आपके पास आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये कॉलम है। अब पासवर्ड कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। ठीक है, सिक्योर है। अब उसके बाद अब सबसे पहले किस चीज से चेक किया जा रहा है, बंदे को ईमेल से चेक किया जा रहा है, ये ईमेल क्या डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। अगर हमारे पास ईमेल डेटाबेस के अंदर मौजूद होगी तो इसका मतलब है यूजर है। और अगर यूजर होगा तो फिर उसके बाद उसका पासवर्ड मैच किया जाएगा। पहले नहीं करते, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि एंड लगा दो। एंड क्या करता है, दोनों कंडीशंस को ट्रू करता है। नहीं, पहले आपने हर हाल में क्या चीज चेक करनी है, यूजर को चेक करना है। पहले हमें ईमेल से बंदे को फाउंड करना है कि वो बंदा हमारे पास है या नहीं। अगर वो बंदा होगा तो हम उसको फिर पासवर्ड बोलेंगे, अब जाके मैच करो। अब उसका पासवर्ड जब मैच हो जाएगा तो फिर हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे उसके डैशबोर्ड पर कि भाई अब ये बंदा आ चुका है, इसको पासवर्ड भी मैच कर चुका है, तो अब क्या करो, इसको उस डैशबोर्ड पर लेके जाओ। बंद करो। समझ आई ये चीज। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन में ये चीज चेक की जाती है कि हमारे पास एक्चुअल आइडेंटिटी है उसकी, यूजर है। अगर यूजर होगा तो फिर उसके बाद ऑथराइजेशन का प्रोसेस आता है कि हाँ, अब उसको ये चीजें एक्सेस करनी है। समझ आ गई ये चीज। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हम किस पर, अपने रोल बेस्ड लॉगिन सिस्टम के अंदर हम क्योंकि यूजर्स को रजिस्टर तो करवा चुके हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लॉगिन सिस्टम का काम शुरू करना है। तो लॉगिन सिस्टम हम बनाते क्यों हैं, मतलब हम रोल बेस्ड लॉगिन पढ़ते क्यों हैं, इसलिए ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें स्टूडेंट्स को और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको कि भाई किसको किधर रीडायरेक्ट करना है, किसको किधर रीडायरेक्ट करना है एंड सो ऑन। अच्छा, उसके लिए जिस चीज का कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारे पास सेशंस का कॉन्सेप्ट। अब सेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया क्यों है, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये सेशंस हैं क्या। सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेशन को अनसेट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये चीज है क्या। तो आप अपने पास नोटबुक्स के अंदर लिखें कि हम जब भी सर्वर पर वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्टोर करते हैं, किस पर, सर्वर पर वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो हमारे पास सेशंस का कॉन्सेप्ट आता है।
सर्वर कौन है इस वक्त? आपका अपाची सर्वर है। अपाची सर्वर पर आप अपनी वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मिस हम तो सिंपल भी तो फाइल के अंदर भी तो वेरिएबल की वैल्यूज को स्टोर ही करते थे, जैसे हम एसटीडी नेम बनाते थे, अली स्टोर कर दिया। हम इस तरह से भी तो काम कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि भाई हम वेरिएबल की वैल्यूज को फाइल पे भी स्टोर करते थे। लेकिन जो आप वेरिएबल की वैल्यूज को फाइल पर स्टोर करते थे, जी, सर्वर पर वेरिएबल्स की वैल्यूज को, वेरिएबल सिंपल होते हैं ना आपके नॉर्मल कोई भी वेरिएबल, लेकिन जब आप सर्वर पर वेरिएबल की वैल्यूज को स्टोर करेंगे तो उसके लिए आपके पास सेशन का कॉन्सेप्ट आया। अब आया क्यों है ये देख लेते हैं। हमारे पास थोड़ा सा चला दो, वो आवाज आ रही थी। देखो हमारे पास होता है, अगर हमें अगर हमें फाइल्स पर वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन रखना है, फाइल्स पर वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन रखना है, तो हम स्टैटिक का कीवर्ड लगाते हैं। याद है मैंने आप लोगों को स्टैटिक का कीवर्ड पढ़ाया होगा। क्यों मैंने फाइल पर वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन रखने के लिए स्टैटिक का कीवर्ड पढ़ाया था? क्योंकि अगर मेरा एक फंक्शन चलता है, मेरा फंक्शन चल जाता है, फंक्शन चलने के बाद मेरे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है? खाली हो जाती है, वैनिश हो जाती है फाइल पर। तो मैंने कहा कि भाई मेरा वेरिएबल की स्टेट, पिछली स्टेट को मेंटेन रखो, जो उसके अंदर डेटा है वो पड़े रहने दो। जब मेरा फंक्शन दूसरी दफा चलेगा तो क्या करना, पिछली वाली वैल्यू को पड़े रहने देना, उसके अंदर इंक्रीमेंट करके लेकर आ जाना। तो पिछली वाली वैल्यू 1 पड़ी हुई थी, उसके अंदर उसने क्या किया, पिछली स्टेट को मेंटेन रखा, और जब मैंने फंक्शन को दूसरी दफा कॉल किया तो उसने क्या किया, मुझे 1 के साथ एक का और प्रीवियस वाले का इंक्रीमेंट लाके दे दिया और 2 कर दिया। हमें फाइल्स पर वेरिएबल्स की स्टेट को मेंटेन रखना हो तो हम स्टैटिक का कीवर्ड लगाते हैं। हमें सिस्टम पर वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन रखना हो, सिस्टम जो हमारा ये सिस्टम है, अगर हमें सिस्टम्स पर वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन रखना हो तो हम कुकीज का इस्तेमाल करते हैं। कुकीज पासवर्ड मैनेजर में आपके पासवर्ड स्टोर हो जाते हैं। कोई भी चीज आपको स्टोर करवानी हो जो आपको मिल जाए दोबारा से, जब आप आए किसी भी चीज को लॉग इन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका डेटा फिल हो, तो आपके सिस्टम के अंदर, कुकीज के अंदर आप स्टोर करवा सकते हैं डेटा इस तरह से। लेकिन अगर मुझे वेरिएबल्स की स्टेट को सर्वर पर मेंटेन रखना हो तो मुझे उस चीज के लिए सेशंस का इस्तेमाल करना होगा। अब बात वही आती है कि इस्तेमाल क्यों करना होगा। देखो होता क्या है, इसके इस तरह से समझाऊंगी। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आप जाएं किसी वेबसाइट पर, केएफसी की वेबसाइट पे चल जाएं, किसी भी वेबसाइट पे चल जाएं, उसके मल्टीपल पेजेस होंगे ना। आपने एक पेज से एक प्रोडक्ट अपनी बास्केट के अंदर डाल दिया, आपने कहा मैं इसे ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, मैं मुझे ये चीज खरीदनी है, करके आप ऐड टू कार्ट करके जंप करके आपको वो उस पेज पे और कुछ पसंद नहीं आया, आपने एक प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट बास्केट के अंदर जैसे ही डाला ना, जब आप जंप करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वो पिछला पेज का जो प्रोडक्ट था वो रिफ्रेश हो जाएगा। इसका मतलब है वो जो आपने वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर आपने डेटा भेजा था एरे के फॉर्मेट में, और सपोज करो आपने प्रोडक्ट का एक वेरिएबल बनाया, उसका एक एरे भेज दिया, उस बास्केट के अंदर आपके पास क्या चले गया, एरे चला गया पहले प्रोडक्ट का। अब आप जैसे ही एक पेज से जंप करके दूसरे पेज पे जाते हैं ना, तो आपका क्या होता है, वो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। अब वो वैनिश कौन कर रहा है, क्योंकि आपकी फाइल सर्वर पर चल रही है, अपाची सर्वर पर चल रही है। तो जो खाली कर रहा है, वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन नहीं रखने दे रहा, वो है आपके वेबसाइट के प्रोटोकॉल्स। जो वेबसाइट के प्रोटोकॉल्स है HTTP और HTTPS, ये क्या करते हैं, जब आप रीडायरेक्ट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर, तो ये आपके वेरिएबल्स की स्टेट को मेंटेन नहीं रखते, पिछला डेटा रिमूव कर देते हैं। अब मुझे नए पेज से नया प्रोडक्ट चाहिए, तो पिछला वाला रिमूव हो गया है। अब मैंने फॉर सपोज करूँ उस पेज से 2 प्रोडक्ट खरीद लिए, अगले पेज से 2 खरीद लिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चली गई तो वो 2 प्रोडक्ट भी रिमूव हो गए। जब आप एक पेज से जंप करके दूसरे पेज पे जा रहे हैं ना, तो आपके पास वेबसाइट के प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे फॉर सपोज मैं इसे कॉपी करके नोटपैड पे डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने पास कर दिया, ये HTTP और HTTPS नजर आ रहे हैं, ये आपकी वेबसाइट के प्रोटोकॉल है। जंप करके मैं दूसरे पेज पे जाऊंगी ना, तो ये क्या करेंगे, मैंने एक पेज से कुछ भी खरीदा, जंप करके दूसरे पेज पे चली गई, तो ये क्या करने हैं, वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन नहीं रखते, उस वेरिएबल को खाली कर देंगे। फिर इसी तरीके से दूसरे पेज पे जाऊंगी, खाली, तो हर मर्तबा क्या होता जाएगा, आपका डेटा खाली होता जाएगा, तो फिर आप इस तरह से कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। एक चीज तो ये सिनेरी हो गया। दूसरा सिनेरी क्या हो गया, अभी आप जो कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का, आप किसी भी एप्लीकेशन किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं जहां आप लॉग इन पे गूगल करते हैं, ये तो मैंने किस तरह से एग्जाम्पल दी है कि आप एक पेज से जम करके दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो फिर ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है।
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई एक एप्लीकेशन पे गए हैं, फॉर सपोज फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक की आपने होम स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग की करके आप जंप करके मैसेज ऐप पे चले गए, उसके मैसेज के टैब पे चले गए, तो क्या आप लॉग आउट हो गए फौरन? क्योंकि वो भी तो एचटीटीपी वेब बेस्ड अगर चला रहे हैं तो वो भी तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स होंगे ना, वेबसाइट के उसके प्रोटोकॉल्स होंगे। अगर एप्लीकेशन की बात ना करें, वेबसाइट की बात करें, तो जंप करके दूसरे पेज पे चले गए, टैब पे चले गए, मैसेज वाले एरिया पे, तो क्या आप लॉग आउट हो गए थे? नहीं। तो वहां पर हम क्यों लॉग आउट नहीं हो रहे? क्योंकि वहां पर हमारा सेशन चल रहा है। सेशन की वजह से हमारे वेरिएबल की वो जो लॉगिन सिस्टम है जिसमें मेरा सारा डेटा स्टोर हुआ है, उन सेशन वेरिएबल्स के अंदर मेरा डेटा स्टोर हुआ है। जब मैं एक पेज से जंप करके दूसरे पेज पे जा रही ना, तो सेशन वेरिएबल वो उसको खत्म नहीं करे, सेशन के अंदर स्टोर हुआ है। सर्वर ने अपने पास उन वेरिएबल्स के अंदर डेटा को स्टोर किया हुआ। समझ आ गई ये चीज? तो हम सेशन, कोई आपसे पूछे सेशन के बारे में समझाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि जब हम फाइल पर काम करते हैं तो हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं, जब हम सिस्टम पर वेरिएबल्स की स्टेट को मेंटेन रखते हैं तो हम कुकीज का इस्तेमाल करते हैं, जब हम सर्वर पर वेरिएबल्स की स्टेट को मेंटेन रखते हैं तो सेशन। तो वो बोलेंगे कि सर्वर पर वेरिएबल की स्टेट को मेंटेन रखने से क्या मुराद है, तो आप यही एग्जांपल समझा दिएगा कि भाई हमारे जो वेबसाइट के प्रोटोकॉल्स हैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, ये क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल्स है। मतलब स्टेटलेस से मुराद ये है कि आपकी स्टेट को मेंटेन नहीं करते। एक पेज से जंप करके दूसरे पेज पे जाएंगे तो आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वैनिश कर देंगे। अब हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू को मेंटेन रखना है। मतलब मैं चाहती हूँ मैंने एक प्रोडक्ट जो खरीदा है, नेक्स्ट पेज पे जंप करके जाऊं तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू स्टोर रहे वेरिएबल के अंदर। तो आप किस चीज का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं? सेशंस का कॉन्सेप्ट लेकर। आप उस सारे के सारा डेटा को कहाँ स्टोर कर रहे हैं? सेशन वेरिएबल्स के अंदर। अब आप सेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, सेशन वेरिएबल्स के अंदर उस डेटा को स्टोर करेंगे। तो सेशन का जो लाइफ साइकिल है, सेशन का जो साइकिल है, उसके अंदर 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है आप सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप सेशन को स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाती है। एग्जाम लगेंगे, शीट मिल गई है सर? इधर नहीं आई। बस फिर छोड़। अच्छा, सेशन के लाइफ साइकिल में टोटल कितने स्टेप्स आ रहे हैं आपके पास? 3। सबसे पहला क्या है? सेशन को स्टार्ट। जैसे ही आप सेशन को स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके पास सिस्टम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी? एक सर्वर पर जाकर एक सेशन की फाइल स्टोर क्रिएट हो जाएगी। एक फाइल क्रिएट हो जाएगी और उस फाइल के अंदर फिर आप क्या करेंगे? सेशन की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। मतलब मैं चाहती हूँ मैं बंदे का नाम स्टोर कराऊं, बंदे की ईमेल स्टोर कराऊं, पूरा का पूरा बंदे का रिकॉर्ड स्टोर करवाऊं। क्योंकि जब बंदा एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करके जा रहा है तो मैं चाहती हूँ वही वाला यूजर रहे। तो जब आप चाहते हैं कि वही वाला यूजर रहे, तो फिर आपको सेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, आ जाते हैं जैम के अंदर, टैम के फोल्डर में। और टैम के फोल्डर के अंदर नजर आ रहा होगा कि आपको कुछ सेशन की फाइल्स क्रिएट हुई है। तो जब आप अपना सेशन क्रिएट करेंगे, आपकी भी फाइल क्रिएट हो जाएगी और फिर आप उसके अंदर अपने सेशन की वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे। और जब जब आप सेशन को खत्म करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैंने ये एप्लीकेशन इनफ यूज कर ली है, तो आप सेशन को अनसेट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी। जैसे आप लॉग आउट कर लेते हैं तो उसे क्या करें कि हाँ भाई हमने ये काम कर लिया है, बस अब मैं इस एप्लीकेशन को बंद कर रहा हूँ। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? या तो अनसेट भी कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से हमने रजिस्टर की फाइल बनाई थी, हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं लॉगिन की, लॉगिन डॉट पीएचपी की। और यूआई के लिए मुझे वही फॉर्म चाहिए होगा। ईमेल चाहिए और क्या चाहिए? पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर आके कह दिया यू ईमेल। अच्छा, मैं पहले चेक कर लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर भी यूजर नेम यूजर ईमेल नाम के वेरिएबल बनाए हुए हैं, ठीक है, और यू नेम यू ईमेल, ठीक है। तो मैंने कहा यू ईमेल और इसके अंदर से हेड टेक्स्ट को हटा दिया। यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेंजर पास कर देती हूँ क्योंकि मैं लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर रही हूँ, तो उसके लिए भी तो मुझे एरर्स चाहिए होंगे कि बंदा है या नहीं है, पासवर्ड गलत डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आके मुझे पासवर्ड करना है और यू ईमेल की जगह मैंने आके पास कर दिया यू पासवर्ड। ये हो गया। और आकर एक बटन ले लिया लॉगिन का।
सही है। इसको मैंने आके नेम दे दिया यूजर लॉगिन। ऊपर जाके सबसे टॉप पर कौन सी फाइल लगेगी? क्यूरी की फाइल लगेगी। क्यों लगेगी क्यूरी की फाइल? क्योंकि हम सारा काम उसी में कर रहे हैं। तो मैंने बोला पीएचपी के फोल्डर के अंदर जाओ, क्यूरी डॉट पीएचपी को एक्सेस कर लो। सारा काम आप वहीं पर ही करेंगे। ये काम आपने रजिस्टर का किया हुआ है, इसे आप बंद कर दें। यहाँ पर आकर आप कमेंट डाल दें कि हम यूजर लॉगिन वाला काम कर रहे हैं। मैंने कहा इफ इज सेट $_पोस्ट मेरा यूजर लॉगिन वाला वेरिएबल चेक करो क्या ये सेट हुआ हुआ है। अगर ये सेट हुआ हुआ होगा तो अंदर आ जाएगा। सही है। बॉडी के लॉगिन पे जाके चेक कर लेते हैं, बटन का नाम यूजर लॉगिन ही है। सही है। हाँ ये नहीं चलता। अब आते हैं, हमारे ग्लोबल वेरिएबल बने हुए ऑलरेडी, मैं इन्हीं को दोबारा इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये जो मेरे वेरिएबल ऑलरेडी बने हुए ना, मैं दोबारा क्यों बनाऊं? एरर मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए, या मैं दोबारा क्यों बनाऊं वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए? तो मेरे पास ये ऑलरेडी बने हुए हैं, जो रजिस्टर के, जब रजिस्टर का फंक्शन चलेगा तो उस पर काम करेंगे, और जब क्या कहते हैं, इसका फंक्शन चलेगा, यूजर लॉगिन वाला चलेगा, तो इसके लिए काम करेंगे वो। तो मैंने बोला है मेरे पास यूजर नेम का वेरिएबल बना हुआ है, इसके अंदर आओ। इनपुट से, बल्कि नेम क्यों, हमें ईमेल और पासवर्ड का चाहिए सिर्फ। यूजर ईमेल का वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पर आकर यू ईमेल, इनपुट से वैल्यू उठा ली हमने। सही है। हमारे इनपुट का यही नाम है ना, यू ईमेल। और हमारे वेरिएबल का जो ग्लोबल बाहर बना हुआ है, उसको, उसके अंदर शुरू में स्पेस है, हमने बाद में क्या स्टोर करवा दिया, वैल्यू को। अब इसी तरीके से यूजर पासवर्ड का हमने वेरिएबल क्रिएट किया और अपने इनपुट की वैल्यू को उठाकर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ये हो गया। अब सबसे पहले तो आपने यही चेक करना है कि आपके पास ये वेरिएबल अगर खाली हुए तो आप यहाँ पर आकर क्या चेक करेंगे, एम्प्टी। क्या एम्प्टी हो? अगर यूजर ईमेल वाला वेरिएबल खाली है तो यूजर ईमेल के एरर वेरिएबल पे जाओ और लिख दो ईमेल इज रिक्वायर्ड। हम्म, सही है। उसके बाद आके आप क्या करेंगे, चेक करेंगे एम्प्टी। अगर यूजर पासवर्ड क्या हो, आपके पास एम्प्टी हो, तो यूजर पासवर्ड के एरर वेरिएबल के अंदर जाएंगे और क्या पास कर देंगे, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ये तो वो वाला केस है जब आपके पास इनपुट खाली होंगे। और यही, इन्हीं एरर वेरिएबल्स को हम कहां पर एक्सेस करेंगे, लॉगिन के अंदर। यहां पर आ जाते हैं, इनको एक्सेस कर लेते हैं। मैंने कहा इको यूजर ईमेल एरर। इसी तरीके से पासवर्ड के अंदर हम क्या पास कर देते हैं, यूजर, पासवर्ड का क्यों नहीं आ रहा, चेक कर लेती हूँ मैं इधर। यूजर पासवर्ड एरर। सही है। यूजर पासवर्ड एरर। सेम वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर भी ऐसे ही काम करना है मुझे। नीचे आके मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगी। सही है। हम्म, एक मिनट आई। सही, ये काम कर लिया। अब आते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। लॉगिन वाले पेज पे हम चले जाते हैं। क्या कह रहा है, पीएचपी के अंदर क्यूरी डॉट पीएचपी नहीं है ऐसी कोई फाइल। तो हम चेक कर लेते हैं हमने ये गलत जगह पे तो नहीं बना ली, बल्कि पीएचपी के अंदर क्यूरी की फाइल नहीं है, क्यूरी की फाइल खाली बाहर पड़ी हुई है। मैं एक्चुअल में जब काम कराती हूँ ना, वो पीएचपी के फोल्डर के अंदर रखवा के कराती हूँ। तो अभी मैंने उसको पाथ गलत दे दिया है, इसको आके सेट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, नो कनेक्शन कुड बी मेड। इसका मतलब ये है कि हमने जैम बॉन्ड नहीं किया हुआ, और जैम के अंदर मेरा माई एसक्यूएल नहीं चल रहा। चल गया। आ जाते हैं, ये हो गया। अब लॉग इन किया, वही कह रहा है ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। इस तरह से फॉर सपोज मैं अपनी ईमेल डाल देती हूँ और नीचे वाला खाली छोड़ देती हूँ। लेकिन अगर मैं फॉर सपोज करूँ, यहाँ पर ऐसी ईमेल डालती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ ईमेल डाल दी मैंने लॉगिन, तो अब मुझे
ये मेरी ईमेल जहां तक कि मुझे पता है मैंने इस तरह की कोई ईमेल डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं कराई थी। नजर आ रहा है? ये नहीं है ना किंजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसे क्या बोलना चाहिए? क्या ये यूजर तो है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा कहना चाहिए। तो अब आते हैं हम यहाँ इससे अगले स्टेप में। यहाँ तक ये चीज समझ आ गई? ये तो ये बता रहे हैं कि आपका अगर यूजर ईमेल वाला वेरिएबल खाली होगा तो ईमेल इज रिक्वायर्ड करते हैं, बट हमें आगे काम करना है एल्स पर जाकर। सही है। अब हम क्या चलाएंगे? पहले एक क्यूरी चलाएंगे। अपने कनेक्शन वेरिएबल को कॉल करवाया हमने। कनेक्शन वेरिएबल से कहा कि भाई मेरे लिए क्यूरी बनाओ। ये पूछ रहा है कौन सी क्यूरी? मैंने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज दिस ईमेल प्लेस होल्डर। अब ये वाली जो क्यूरी है ना, फॉर सपोज करो मैं यहाँ से ये क्यूरी उठाती हूँ और तुम लोगों को यहाँ पर आकर टेस्ट करा के दिखाती हूँ। मैं एसक्यूएल पे चली गई, मैं यहाँ पर आ गई और मैंने अभी तुम्हारे सामने गलत ईमेल डाली थी। तो यहाँ पर आके वही गलत ईमेल डाल देते हैं @gmail.com। अब सपोज करो यूजर ने आके ये डाल दिया है, तो जब मैंने ऐसे चलाया क्यूरी एग्जीक्यूट की, क्या मेरे पास कोई रिकॉर्ड आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्यूरी क्या कर रही है? डिसीजन ले रही है, बता रही है ना अगर अगर सही ईमेल होती तो वो रिकॉर्ड लेकर आ जाती। जैसे फॉर सपोज करो हम कोई सही ईमेल डाल के चेक कर लेना है। मैंने यहाँ पर आके रिकॉर्ड डाला सही ईमेल पे, मेरे पास 2 ईमेल्स आ रही है, एक्चुअल में एक ही आनी चाहिए, एक को डिलीट कर देते हैं। सही। एक ईमेल यानी रिकॉर्ड ला कर दे रही है। अगर सही ईमेल डालोगे तो सही रिकॉर्ड ला कर देगी, नहीं डालोगे तो नहीं ला कर देगी। तो हमें तो यही चेक करवाना है ना कि ये हमारा यूजर है भी या नहीं जो ईमेल डाल रहा है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पर आके अपनी क्यूरी प्रिपेयर कर दी। प्रिपेयर मेथड मैंने क्यों यूज किया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर प्लेस होल्डर यूज हो रहा है। क्या आपको पता है इनपुट के अंदर कोई ईमेल, कौन सी ईमेल आएगी? रन टाइम पर तो कोई भी ईमेल आ सकती है, आपको नहीं पता। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्लेस होल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम पैरामीटर्स को बाइंड करते हैं अपने प्लेस होल्डर के साथ, अपने वेरिएबल को जिसके अंदर वैल्यू आ रही होती है, यूजर ईमेल के साथ बाइंड कर दिया। उसके बाद क्यूरी को क्या किया मैंने? एग्जीक्यूट कर दिया, रन कर दिया। रन करने के बाद मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे। रन करने के बाद क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर फॉर सपोज करो प्रिंट आर या कुछ भी इको करके दिखाऊं क्यूरी वाले वेरिएबल को, तो चेक कर लो तुम्हें क्या मिलेगा। फॉर सपोज करो यहाँ पर मैं आ गई, मैंने इसके बाद का कोड को क्या कर दिया? डाई। डाई का मतलब स्टॉप कर दो, यहाँ तक के चला दो। अब यहाँ पर आकर टेस्ट करा के बताती हूँ तो तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा? एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं आके डाल देती हूँ 1 2 3 4, लॉग इन किया। क्या दे रहा है? पीडीओ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, यही क्यूरी चला कर दे रहा है। ये स्ट्रिंग है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है। अब मैंने उससे बोला कि ये जो मेरी क्यूरी चल रही है तो क्या करो, इस ऑब्जेक्ट में से मुझे हर ईमेल की बेस पर आपको एक सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा ना, क्योंकि ईमेल यूनिक है, ईमेल पर एक से ज्यादा रिकॉर्ड तो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा एक यूजर का वेरिएबल बनाओ और वो जो मेरा ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट है उस ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट में से मुझे क्या करो? एक रॉ फैच करके लाके दो। जब हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड आता है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? फेच का। और जब हमारे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड आएंगे तो हम कौन सा यूज करेंगे? फेच ऑल का। मैंने कहा मुझे एक रिकॉर्ड ला कर दो, लेकिन उस रिकॉर्ड का जो मॉड है वो एसोसिएटिव एरे कर देना। क्या कर देना? एसोसिएटिव एरे। तो अब तुम इसको प्रिंट आर करके चेक कराओगे और उसके बाद आकर नीचे आके कोड को डाई कर दो। अब तुम्हें यहाँ पर क्या ला कर देगा? अब मैं यही डालूंगी अपनी ईमेल जो मैंने डाली थी। सपोज करो मैंने ईमेल डाली, पासवर्ड डाला भी नहीं अभी, लाकर दे दिया मुझे इसने, क्योंकि उसको मिल गया मेरी ईमेल डालने पर रिकॉर्ड मिल गया। तो इसका मतलब है कि अब मेरी ईमेल डालने पर रिकॉर्ड मिल गया। यूजर वाले वेरिएबल से अब सारा काम होगा। सपोज करो यहाँ पर आकर मैं 1 2 3 4 5 कर दिया। अब मैंने किया क्या? कोई रिकॉर्ड लेकर आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है तुम्हारा इस यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर कौन आ रहा है? रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड हुआ तो आ जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं? इसी यूजर वाले वेरिएबल पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैंने कहा इफ अगर मेरे पास यूजर आ रहा है, क्या हो गया है? अगर यूजर आ रहा है तो क्या करो? बॉडी के अंदर आ जाओ। सही है। और अगर यूजर नहीं आ रहा तो फिर क्या करो? यूजर नहीं आ रहा तो यूजर ईमेल वाले एरर वेरिएबल के अंदर जाओ और कह दो यूजर नॉट फाउंड। सही है क्या? सॉरी सॉरी, यूजर ईमेल एरर वाले वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर। अब आते हैं हम दोबारा
मैंने कोई इस तरह की ईमेल डाली, क्या कह रहा है? यूजर नॉट फाउंड। यूजर नॉट फाउंड आ गया। अब अगर यूजर फाउंड हो जाता है, फॉर सपोज करो यूजर आ जाता है, तो क्या करो, अंदर आओ। अब उस यूजर का पासवर्ड मैच करो। मैंने कहा मेरे पास जो यूजर आ रहा है ना, इस यूजर का पासवर्ड उठाओ। पासवर्ड ये वो वाला है जो कॉलम डेटाबेस के अंदर है। इसने बोला ठीक है, हमने पासवर्ड उठा लिया। पासवर्ड को हमारे इनपुट वाले पासवर्ड से मैच करो। किससे मैच करो? इनपुट वाले पासवर्ड से। और जब आप इनपुट वाले पासवर्ड से मैच कर लोगे, अगर वो मैच हो गया तो ठीक है, अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर एल्स पे आ जाओ। पासवर्ड मैच हो गया तो ठीक है, अगर नहीं मैच हुआ तो यूजर पासवर्ड एरर वाले वेरिएबल पे चले जाओ और कह दो कि पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, ये हो गया। और अगर पासवर्ड मैच कर जाता है तो हम किसी पेज पे रिडायरेक्ट करा देते हैं, या फिर हम सेशन वाले वेरिएबल, अगर पासवर्ड मैच कर जाता है तो फिर अंदर आओ और मजीद अंदर आओ और यूजर के अंदर से क्या उठाओ? रोल अंडरस्कोर आईडी। अगर रोल आईडी आपके पास बराबर आती है 1 के, अगर रोल आईडी क्या आती है? बराबर आती है 1 के, तो इको कर दो, एक स्क्रिप्ट जनरेट करवाओ। लोकेशन डॉट असाइन कर दो। मैंने कहा लॉगिन डॉट पीएचपी पे वापस ले आओ। अभी मैं ऐसे ही करा रही हूँ, लेकिन लॉगिन डॉट पीएचपी के बाद वापस लेकर आओ। ये क्वेश्चन मार्क लगाया सेपरेटर, इसके बाद आप अपनी क्यूरी स्ट्रिंग डिफाइन करोगे। मैंने कहा एक सक्सेस का मैसेज शो कर दो। सक्सेस में डिफाइन कर दो लॉगिन सक्सेसफुली या सक्सेसफुली लॉगिन। सक्सेसफुली लॉगिन कौन? एडमिन। रोल आईडी 1 एडमिन के लिए ना। और आगे एल्स इफ लगा दो या एल्स एल्स लगा दो, एल्स इफ कर दो। और अगर आपके पास क्या आती है? यूजर की रोल आईडी बराबर होती है आपके पास 2 के, तो यही काम करो सेम। लेकिन अभी कौन है? यूजर। लॉगिन डॉट पीएचपी पे ले आओ, सक्सेस का मैसेज शो कराओ, लॉगिन सक्सेसफुली यूजर। अभी हमने सेशन वेरिएबल बनाए नहीं है, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का काम कर रहे हैं। जैसे फॉर सपोज करो ये आपने ईमेल डाली, इस ईमेल का तो यूजर ही नहीं है, कहां से आप अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं? पासवर्ड को कैसे एक्सेस करेंगे? सही है। और मैंने जब आके अपनी करेक्ट ईमेल डाली, लॉगिन किया, तो मुझे क्या कह रहा है? सक्सेस का मैसेज शो करा रहा है, कह रहा है लॉगिन सक्सेसफुली कौन? यूजर। अब आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर पे बात करते हैं। admin@gmail.com, पासवर्ड 123, लॉगिन किया। कौन लॉगिन हो रहा है? सक्सेसफुली लॉगिन एडमिन। और अगर आप यहां पर आकर ये सही डाल रहे हैं लेकिन पासवर्ड गलत डाल रहे हैं तो पासवर्ड डज नॉट मैच। ये अभी सिर्फ हमने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को थोड़ा सा स्टार्ट किया है। अब जब इसमें सेशन का काम शुरू हो जाएगा तो फिर इधर उधर रिडायरेक्शन चली जाएगी, बंदे का डेटा आराम से हर पेज पर स्टेबल रहेगा। जिस जिस पेज पर आपने उसका डेटा मेंटेन रखना है बंदे का, जैसे फॉर सपोज मैं हूं, मैं चाहती हूँ मैं अपने कोर्सेज वाले पेज पर भी मेरा डेटा मेंटेन रहे, मेरे इंडेक्स के पेज पर भी मेरा डेटा मेंटेन रहे, मतलब मेरा नाम शो हो, मेरी ईमेल शो हो, मैं कुछ भी करूं मेरा डेटा सारा उन पेजेस पर, 3-4 पेजेस पर मेंटेन रहे। तो उसके लिए मुझे किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा? सेशन का। ठीक है, तो अभी पहले ये कर लें आप लोग।